इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कोर्ट्स में अनेकों ऐसे मामले हैं जो पति पत्नी के बीच में हैं तो तलाक के मामले, परंतु वो तलाक के मामलों से जुड़ा हुआ मामला प्रॉपर्टी का मामला भी बन गया है। प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट पैदा हो गया है। क्यों पैदा हो गया प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? क्योंकि जब वो पति पत्नी के रूप में जब तक रह रहे थे एक साथ, तब तक उन्होंने आपस में कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद ली थी। वो कोई घर जो उन्होंने जॉइंटली खरीदा, ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी हाउसवाइफ थी, कोई काम ही नहीं करती थी और पूरा का पूरा पैसा पति ने दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पति निठल्ला था और पूरे के पूरे पैसे पत्नी ने दिए हों। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम करते थे, दोनों ने अपनी अपनी सेविंग से कुछ पैसे दिए और बाद में दोनों ईएमआई शेयर करते हों, दोनों ईएमआई को भरते हों। तो आज के वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी पति पत्नी आपस में मिलके लेते हैं उसके क्या प्लस माइनस हैं और क्या उसमें रिस्क हैं और क्या सावधानियां हम लोग इसमें रख सकते हैं। एक दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। एक वजह तो ये है कि अधिकतर राज्यों में अगर आप फीमेल को साथ में जोड़ते हैं तो स्टैंप ड्यूटी कम लगती है, तो कुछ स्टैंप ड्यूटी के पैसे बच जाए, इसलिए कई बार मेल फीमेल को आपस में क्लब करते हैं। दूसरा कारण होता है प्यार मोहब्बत दिखाने का कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कि तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ जॉइंट प्रॉपर्टी ले रही हूँ अपने पैसों से। देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना ट्रस्ट है, तुम मेरी फैमिली मेंबर हो, अब तुम्हारे और मेरे नाम की जॉइंट प्रॉपर्टी है, हम अच्छा सुंदर भविष्य बनाएंगे। उस समय तो ऐसे ही ख्यालात होते हैं, फिर वो भविष्य सुंदर होगा या कोर्ट की दहलीज पे खत्म होगा जाके, वो तो भविष्य तय करता है। तीसरा कारण, एक मुख्य कारण इन दो कारणों के अलावा ये है कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार मेरे नाम पे ऑलरेडी 2-3 प्रॉपर्टी है और मैं ये वाला कोठी, ये वाला बंगला, ये वाला प्लॉट भी अपने नाम पे ले लूंगा तो मेरी बहुत ज़्यादा संपत्तियां हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाए कि भाई आप इतने पैसे कहाँ से लाई, इतनी प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे हो गई। चौथा कारण ये भी होता है कई बार जो हाउसवाइफ होती तो हाउसवाइफ हैं और वो फिनेंशियल इनकम कुछ नहीं होती, परंतु उनकी फिक्टिशियस नकली इनकम दिखा देते हैं कि ये ट्यूशन सेंटर चलाती है या ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं, सिलाई सेंटर चलाती हैं। इस प्रकार की उनकी नकली आईटीआर क्रिएट करके भरते रहते हैं, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से नीचे रखते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े, और फिर ये भी दिखा देते हैं कि उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, उसने खरीदी है, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसा भी दिखा देते हैं। तो मेरा फर्स्ट सजेशन तो यही है कि प्यार मोहब्बत दिखाने के और भी तो 1000 तरीके हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत क्या इसी चीज से दिखाओगे अपने जीवन साथी को कि मैंने तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दी? तो इस मामले को, फिनेंशियल मैटर को, प्रॉपर्टी वाले मैटर को कम से कम इस रीजन से तो ना करें कि मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण मैंने पत्नी के नाम पे कर दी या पति के नाम पे कर दी, जबकि उसने कोई पैसे नहीं कमाए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया उसके अंदर। दूसरा, स्टैंप ड्यूटी वाली बात फीमेल को इसलिए साथ जोड़ लेते कि कुछ स्टैंप ड्यूटी कम जाएगी। अब देख लो, थोड़ी सी स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए भविष्य में रिस्क कितना है उसको असेस कर लेना। ना तो मैं ज्योतिषी जो भविष्य की बात बता सकता हूँ, ना मैं ये बता सकता हूँ कि स्टैंप ड्यूटी जो आप बचाओगे वो कितने हजार या कितने लाख रुपए होगी जिसके लिए आप ये रिस्क लेने वाले हो। तीसरा, जो इनकम टैक्स वाली बात है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएंगी, तो बीवी के नाम पे या अगर आप महिला हैं तो अपने पति के नाम पे मैं ये ले लेती हूँ ताकि मेरे नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ना दिखें। तो मैं कई वीडियोस में कहता हूँ और मैं खुद एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ कि आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आप 100 में से 99 बार अपनी चतुराई से हो सकता है बच जाएं, पर किसी एक दिन जब आप फंसोगे तो वो सारी की सारी ट्रेल चेन सब कुछ निकल आएगी। इनकम टैक्स विभाग आज की तारीख में बहुत सजग है, बहुत सारे उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारी चीज़ें पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें टीडीएस से लिंक्ड है, बहुत तरह का डाटा उनके पास होता है। तो अगर कभी भी कहानी फंसी
तो फिर ये जो आपका कारण है कि मेरे नाम पे ना हो जाए, नोटिस ना जाए, तो इस कारण से आप बच नहीं पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने अपने जीवन साथी के नाम पे या भाई बहन के नाम पे भी, चलो हालांकि टॉपिक में मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं ज्यादा, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और कल को इनकम टैक्स विभाग ने जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको अगर नोटिस भेज दिया और पूछ लिया कि भाई ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, हमें ऐसा पता चला है और आप बताइए कि ये पैसे आप कहाँ से लाए, तो आपकी पत्नी जो हाउसवाइफ थी वो कोई काम तो करती नहीं है, तो वो कहाँ से दिखाएगी कि वो कहाँ से पैसे लाए। या आपका पति अगर कुछ काम नहीं करता था, उसने पैसे नहीं दिए थे, आप कमाती हो, तो वो कैसे दिखाएगा कि वो पैसे कहाँ से लाए। तो ऐसे केस में अगर वो आपका नाम लेते हैं कि ये पैसे भाई मेरे पति ने मुझे दिए थे और इसने मेरे नाम पे रजिस्ट्री कराई है, तो फिर पति से पूछा जाएगा कि आपका लीगल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ से लाए ये पैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जो प्रॉपर्टी आपने फिर अपने नाम पे ना खरीद के अपनी पत्नी के नाम पे खरीदी, कहाँ से लाए वो पैसे। इस रेफरेंस में ये भी जानना जरूरी है कि जो ये एक्ट है द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, सरल भाषा में इसे बेनामी संपत्ति एक्ट इस तरह बोल देते हैं, इसकी धाराएं हैं अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 है वो बताती है कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ये बताती है कि बेनामी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। अगर आपका पति ये सिद्ध नहीं कर पाया कि पत्नी के नाम पे जो उसने प्रॉपर्टी करी उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो वो संपत्ति बेनामी प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन मान ली जाएगी, और इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत सरकार उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है और आप दोनों को जेल हो सकती है। मेरा नेक्स्ट सुझाव दोस्तों ये है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा भी रहे हैं, तो जिस दिन आप वो रजिस्ट्री करवा रहे हो, अगर पूरा उसके नाम पे करवा रहे हो, या मैं कह रहा हूं आधा भी अगर उसके नाम पे करवा रहे हो, जॉइंटली भी परचेज कर रहे हो जबकि उसने कोई पैसे नहीं दिए, तो वो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट होते ही, जिस दिन वो सेल डीड बने कि आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसी दिन सेल डीड बनने के बाद एक इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करवा लें उस पार्टनर से। यानी अगर आप अपनी पत्नी या अपने पति के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो जिस दिन तहसील में रजिस्ट्री हो रही हो, रजिस्ट्री होने के बाद प्यार मोहब्बत में ही, क्योंकि उस दिन तो प्यार मोहब्बत है तभी तो ये सब काम हो रहे हैं, फ्यूचर का कुरुक्षेत्र, फ्यूचर की महाभारत तो फ्यूचर में देखी जाएगी, तो उस दिन एक जीपीए भी बनवा ले, इर्रिवोकेबल जीपीए। इर्रिवोकेबल को हिंदी में शायद अखंडनीय कहते हैं। अखंडनीय मतलब जिसको कैंसिल ना किया जा सके, तो ऐसी जीपीए जिसको कैंसिल ना किया जा सके, तो एक इर्रिवोकेबल जीपीए बना ले। मान लो अपनी पत्नी के नाम पे आप करें, तो पत्नी आपको एक इर्रिवोकेबल जीपीए बना के देगी जो तहसील में रजिस्टर्ड भी करवानी है उसी दिन, क्योंकि गए ही हुए हैं सभी लोग, तो उसी दिन ये काम भी हो जाएगा, बाद में आना तो मुश्किल हो जाता है। उस जीपीए में लिख दिया जाएगा कि भाई मैं अपने पति को सब अधिकार दे रही हूं कि मेरा जो 50% शेयर इस प्रॉपर्टी में है, या अगर पूरे उसके नाम पे, तो ये जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मेरा पति इसको बेच सकता है, किराए पे दे सकता है, सौदा कर सकता है, इसको बेचने का एडवांस ले सकता है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री करा सकता है, सब कुछ उसके अंदर लिख दो, ताकि भविष्य के लिए कानूनी रूप से उसके हाथ कट जाएं, कि भविष्य में कभी भी अगर आपका आपस में विवाद हो जाए पति पत्नी के रूप में, तो आपके पास उसकी एक इर्रिवोकेबल रजिस्टर्ड जीपीए होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसने कुछ दिया नहीं था, तो आप उस प्रॉपर्टी में डील कर सको। तो ये मेरा नेक्स्ट सुझाव है। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने इर्रिवोकेबल जीपीए बना भी ली जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो क्या खाली उसका नाम इर्रिवोकेबल जीपीए लिखने से ऐसा हो जाएगा कि उसे कैंसिल ना किया जा सके? दोस्तों इसमें यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि एज पर सेक्शन 202 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर जीपीए इर्रिवोकेबल है तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। और इर्रिवोकेबल का मतलब ये नहीं है कि खाली इर्रिवोकेबल लिख दिया तो इर्रिवोकेबल हो गई। उसमें दो पार्टी होती है जीपीए में, एक प्रिंसिपल एक एजेंट। प्रिंसिपल वो होता है जो जीपीए दे रहा है और जिसके फेवर में दे रहा है उसे एजेंट कहते हैं। तो आपकी पत्नी से आप ले रहे हो तो वो प्रिंसिपल हो गई, आप एजेंट हो गए, आपके फेवर में दे रही है वो, एग्जाम्पल के तौर पे। तो
उसमें एजेंट द्वारा यानी आप द्वारा कोई ना कोई प्रतिफल, कोई ना कोई धनराशि, कोई ना कोई आपका हित उस जीपीए से जुड़ा होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि ये इर्रिवोकेबल है। उसमें इसी प्रकार की बातें लिखी है कि वो इर्रिवोकेबल जीपीए बन जाए और फिर वो उसको कैंसिल नहीं करा पाएगी आपकी पत्नी या पति जिससे भी आपने वो इर्रिवोकेबल जीपीए ली है। नेक्स्ट मेरा सुझाव ये है कि प्रॉपर्टी जो भी आपने ली है, आधी आधी ली है, ज्वाइंटली ली है, तो 50% शेयर माना जाता है। तो आपको अपने इनकम टैक्स में भी जो आप आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स विभाग को दिखानी है वो प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, आधा हिस्सा मेरा है, आधा हिस्सा इनका है, वो प्रॉपर्टीज आपको डिस्क्लोज करनी है। इसी तरह अगर वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे दी, वहां से 20,000 रुपए किराया आ रहा है, तो वो किराया भी फिर आधा आधा होगा। ये नहीं कि पूरा का किराया आपने पत्नी के अकाउंट में ले लिया या पूरा का पूरा किराया अपने अकाउंट में ले लिया, आधा आधा ही लेना है। और वो आधा आधा किराया ही दोनों की इनकम में दिखाना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम है। 20,000 किराया था, 10,000 है, तो 10,000 मेरी इनकम है, साल का 1,20,000 रुपए मुझे किराए से आया है। अब लोग क्या करते हैं आमतौर पे कि प्रॉपर्टी करा दी, चलो बीवी के नाम पे इनकम टैक्स से बचने के लिए, फिर उसको किराए पे दे दिया, किराया आया 20,000 रुपए, वो भी बीवी के अकाउंट पे जमा करा दिया और इनकम टैक्स भर दी, भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसी का किराया है और इसका कोई इनकम टैक्स लगा नहीं। क्योंकि अगर वो 20,000 किराया आप अपनी इनकम में जोड़ते तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता, इसलिए आपने ऐसा किया नहीं। अब बाद में अगर पति पत्नी में विवाद हो गया, मैटर गया कोर्ट में जाके आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कोर्ट को कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी की नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की खरीदी गई थी और मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूं, वो 50 के 50 लाख मैंने दिए थे, ये तो कमाती ही नहीं है, ये तो हाउसवाइफ थी, इसके पास तो पैसे थे ही नहीं। बीवी बोलेगी मेरे पास स्त्री धन था, मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, मैं मायके से लाई थी, मेरे बाप से लिए थे, मेरा सोना तुमने बेच दिया, वगैरह वगैरह। तो आज तक तो आप इनकम टैक्स विभाग को ये कहते रहे कि ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी की है और इसका किराया भी इसी का है और उस पर इनकम टैक्स भी यही देगी, नहीं बन रहा था इसलिए इसने नहीं दिया, ये मेरी इनकम नहीं है ना ये मेरी प्रॉपर्टी है। आज झगड़ा हो गया तो आप कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड ले रहे हो। अब आप कोर्ट को कह रहे हो कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पैसे से खरीदी गई थी, इसने किराया भी मेरा हड़प लिया, ये पैसे किराए के भी मेरे ही थे। तो अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड लोगे फ्यूचर में इस तरह जाके, तो आपके हारने की संभावनाएं प्रबल है। एक और चीज देखने में आती है कि कई बार जॉइंट प्रॉपर्टी होती है और पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो उसमें से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को थ्रेटन और ब्लैकमेल करने के लिए यह कहना शुरू कर देता है कि ये जो मेरा हिस्सा है 50%, ये मैं किसी और आदमी को बेचूंगा, किसी थर्ड पर्सन को बेचूंगा। अब अगर बीवी रह भी रही है उस घर में, अब पति का उसमें आधा हिस्सा है, वाइफ ने जो भी प्रेशर टेक्निक अप्लाई करी, पति घर छोड़ के चला गया, या वाइस वर्सा, कैसे भी लगा लो, पत्नी घर छोड़ के चली गई, तो जो पीड़ित पक्ष होता है इस मामले में, जिसको ज्यादा कष्ट हो रहा होता है, वो कहता है कि भाई ठीक है, मेरा हिस्से में तुम मेरे घर में मुझे रहने नहीं दे रही हो या नहीं दे रही हो, तो मैं अपना हिस्सा किसी और को बेच दूंगा 50%। तो ये तो एक समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि घर तो एक ही, अगर वो अपना हिस्सा बेच देगा 50% किसी और को, तो फिर आप कैसे रहोगे वहां पे। तो इस समस्या से निपटने का तरीका यह है कि जिस समय जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हो उस समय, क्योंकि दोनों बराबर के शेयर हैं, या तो सेल डीड के अंदर ही ये क्लोज डलवा दो कि दोनों को शेयरर आपस में ये डिसाइड किया है कि वो अपना हिस्सा कभी भी किसी दूसरे पक्ष को नहीं बेचेंगे और दूसरा जो पार्टनर है इसमें, जॉइंट ओनर है, उसी के फेवर में रिलिंक्विश करेंगे, उसी को बेचेंगे। या एक सेपरेट से, अगर सेल डीड में किसी भी वजह से सब रजिस्ट्रार आपत्ति करता है या और कोई दिक्कत आती है, तो एक सेपरेट MOU बना लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई हम ये सेल डीड बनाइए और इस सेल डीड की शर्तों के अनुसार कभी भी हम इस संपत्ति का अपना हिस्सा किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट ये भी देखने में आता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी थी, दोनों पति पत्नी काम कर रहे थे, दोनों मिलके EMI भर रहे थे, फिर उनमें झगड़ा हो गया, तलाक तक नौबत आ गई। अब बीवी कह रही है मैं क्यों EMI भरूं, और पति कह रहा है मैं क्यों EMI भरूं। तो अब पति पत्नी के झगड़े में बेचारा बैंक भी फंस जाता है, क्योंकि बैंक ने तो सोचा ही नहीं था कि पति पत्नी का मैटर तलाक तक पहुंच जाएगा और दोनों बोलेंगे मैं EMI नहीं दूंगा, वो बोलेगी मैं EMI नहीं दूंगी। रहना दोनों चाहते हैं घर में, घर कोई नहीं छोड़ना चाहता, पर EMI कोई नहीं देना चाहता। तो अगर आप ऐसी स्थिति में फंस गए हो
तो इसके 2-3 तरीके यही हैं कि पहला तरीका तो यह है कि आप अपने पार्टनर से बात करिए और उसका हिस्सा खुद खरीद लीजिए। अगर वो आपको हिस्सा बेचने के लिए तैयार नहीं है तो मैटर को कोर्ट में सेटलमेंट करिए, जो भी डिस्प्यूट है वहां खत्म कीजिए। उसमें भी टाइम लग रहा है, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप पे रिकवरी एजेंट वालों के फोन आ रहे हैं, आपको धमकी भरी कॉल आ रही है, आप हरास हो रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो इससे मतलब नहीं है, आप परेशान हो रहे हो। तो फिर तो अंतिम उपाय यही है कि भाई आप भी इस घर से आप भी ईएमआई देना बंद कर दो। उसने तो बंद कर ही दिया, आप भी बंद कर दो। क्या होगा? लोन एनपीए हो जाएगा। लोन एनपीए हो जाएगा, सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा, सेक्शन 13(2) का नोटिस आएगा, सेक्शन 13(4) के अंदर बैंक पोजेशन ले लेगा घर का। पोजेशन लेने के बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो लोन है बैंक अपना रिकवर कर लेगा। पैसे कम पड़ रहे होंगे नीलामी के बाद तो फिर आप दोनों को नोटिस भेजेगा, इतने इतने पैसे और दो, नहीं तो रिकवरी का केस करूंगा दोनों के ऊपर, अलग अलग लड़ते रहना। और अगर ज्यादा में बिक गया घर तो फिर बैंक फालतू पैसे दे देगा आपको रिटर्न। तो बैंक जब इस झगड़े में इन्वॉल्व हो जाता है तो आप अपने पार्टनर से ज्यादा देर तक ब्लैकमेल नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ईएमआई देते जा रहे हो और आपका पार्टनर कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आप जो ईएमआई देते जा रहे हो और कल को मैटर तलाक पे पहुंच गया तो क्योंकि प्रॉपर्टी में आपका पार्टनर भी जॉइंट ओनर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको क्या पता सेटलमेंट में अगर आप मेल हो स्पेशली तो वो प्रॉपर्टी आपको फीमेल को देनी पड़ जाए, स्पेशली अगर वो उसमें रह रही है और अगर बच्चे भी हैं तो उसको वहां से बाहर निकालना बहुत ही कानूनी रूप से और प्रैक्टिकली मुश्किल काम है। और एक अंतिम उपाय इस प्रकार के झगड़ों में ये भी आता है, चाहे बैंक लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि भी दोनों मिलके अगर ये डिसाइड कर लें कि चलो हम इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और जितना तुमने पैसा लगाया था तुम ले लो, उसी रेशो में जितना मैंने लगाया था मैं ले लेता हूं उसी रेशो में। अगर संबंध ज्यादा खराब नहीं हुए तो ऐसा कर लो, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दो या उतने पैसे दे के उसका शेयर खरीद लो। तो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट है वो पति पत्नी के तलाक और संबंध के डिस्प्यूट से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है और कभी भी फ्यूचर में जिनके साथ आज संबंध अच्छे हैं, जिनके साथ आज लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, बच्चा है, हंसता खेलता परिवार है, वो संबंध बिगड़ सकते हैं। और संबंध बिगड़ने के पीछे कभी ना कभी और कहीं ना कहीं पैसे का और प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा लालच होता है। तो संभल के और सोच के अपने पार्टनर का नाम प्रॉपर्टी में डालना। बाकी भगवान से मैं आपके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं।